नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात है लखनऊ, उत्तर प्रदेश से। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि ये वारदात कब और कैसे हुई थी। रेलवे विभाग में वरिष्ठ अधिकारी RD वाजपेयी की तैनाती दिल्ली में थी। वो केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल के सूचना अफसर के रूप में तैनात थे, जबकि उनका परिवार लखनऊ में रह रहा था। परिवार में उनकी पत्नी मालिनी, बेटा सर्वदत्त और बेटी दीपा थी। उनकी सरकारी कोठी प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास से करीब 30 मीटर की दूरी पर थी। 29 अगस्त 2020 की बात है। दीपा ने घबराई सी आवाज में अपनी नानी को फोन किया। नानी, जल्दी से एम्बुलेंस लेकर घर आ जाओ, माँ और भाई को चोट लगी है। नानी का घर दीपा के घर से केवल 5 किलोमीटर दूर लखनऊ के गोमती नगर में था। दीपा की घबराई आवाज में ये सूचना पाते ही नानी चिंतित हो गई। वो उसी समय पति विजय मिश्रा के साथ चल पड़ी। करीब 10 मिनट में वो विवेकानंद मार्ग स्थित कोठी नंबर 9 पर पहुंच गई। वहां की हालत देखकर दोनों अवाक रह गए। कमरे में उनकी बेटी मालिनी और उनके नाती सर्वदत्त बेड पर खून से लथपथ पड़े थे। दोनों की गोली मारकर हत्या की गई थी। सर्वदत्त को सिर पर गोली लगी थी, मालिनी को भी सिर के पास गोली लगी थी। वो करवट लेटी हुई थी। दीपा घबराई हुई थी और कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं थी। नाना विजय मिश्रा ने तुरंत 112 नंबर पर डायल करके इसकी सूचना लखनऊ पुलिस को दे दी। इसके अलावा उन्होंने ये जानकारी दिल्ली में रह रहे अपने दामाद RD वाजपेयी को भी दे दी। मामला हाई प्रोफाइल होने के कारण पुलिस आनंद फानंद में कोठी नंबर 9 की तरफ रवाना हुई। कोठी नंबर 9 अंग्रेजों के जमाने की सरकारी कोठी है। ये रेलवे विभाग के अधिकारियों को ही रहने के लिए मिलती है। लाल सफेद रंग में रंगी ये आलीशान कोठी दूर से ही नजर आती है। कोठी के सामने VIP गेस्ट हाउस है। बगल में लेरोटो स्कूल है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के इतने सुरक्षित इलाके में इस घटना से सभी के होश उड़ गए थे। एक बड़े अधिकारी के आवास में दिन दहाड़े 2 हत्याएं होने से राजनीति गर्म हो गई थी। RD वाजपेयी दिल्ली में रेल मंत्री पीयूष गोयल के सूचना अफसर के पद पर तैनात थे। अपने अफसर के परिवार में हुए हादसे को संज्ञान में लेते हुए खुद पीयूष गोयल ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को फोन करके पूरे मामले की जानकारी ली। कुछ ही देर में लखनऊ से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मच गया। लखनऊ में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू है। पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडे ने पूरे मामले की कमान स्वयं अपने हाथों में ले ली। लखनऊ पुलिस के सबसे काबिल अफसरों की टीम को इस मामले के खुलासे में लगा दिया गया। उत्तर प्रदेश के DGP हितेश चंद्र अवस्थी घटनास्थल पर पहुंच गए थे। DCP शालिनी ने मामले में पूछताछ शुरू की। शनिवार रविवार को उत्तर प्रदेश में 2 दिन का लॉकडाउन होने के कारण दिल्ली से लखनऊ के बीच कोई हवाई सेवा नहीं थी। इस कारण RD वाजपेयी को कार से सड़क मार्ग द्वारा लखनऊ के लिए निकलना पड़ा। पुलिस के लिए सबसे अजीब बात यह थी कि कोठी के अंदर जाने के 4 रास्ते थे। वहां आने और भागने का कोई सबूत पुलिस को नहीं दिख रहा था। घटना के समय घर में मां मालिनी, बेटा सर्वदत्त और बेटी दीपा ही मौजूद थी। उस समय दीपा बदहवास हालत में थी। घर के अंदर छानबीन से पुलिस को दीपा के बाथरूम में शीशे पर गोली चलने के निशान मिले। एक अलमारी खुली मिली, पर उससे कुछ गायब नहीं था। बाथरूम के अंदर शीशे पर खाने वाले जैम से डिसक्वालीफाइड ह्यूमन लिखा हुआ था। उसी जगह पर गोली मारी गई थी। वहां पास ही मेज पर .22 बोर की एक पिस्टल रखी मिली। इसे लेकर पुलिस का शक दीपा पर ही गहराने लगा। पुलिस ने जब भी दीपा से बात करनी चाहिए, वो दीवार की तरफ देखकर भूत भूत चिल्लाने लगती थी। दीपा ने अपने दोनों हाथ अपनी पैंट की जेब में डाल रखे थे। लग रहा था जैसे वो कुछ छिपाने का प्रयास कर रही हो। वो अंग्रेजी में पुलिस को जो बता रही थी उसका अर्थ ये था कि रेसू एक भूत है। वो कई दिनों से उसके सपनों में आता है। उसने ही कहा था कि ऐसा करो। इसके बाद उसने पिस्टल निकाली और शीशे पर डिसक्वालीफाइड ह्यूमन लिखकर गोली मार दी। पुलिस ने जब दीपा से हाथ खोलने को कहा तो वो मना करने लगी। ऐसे में उसके नाना विजय मिश्रा की मदद से हाथ खोला गया तो हाथ में कटने के निशान मिले, जिसे पट्टी से बांधा गया था। उसके हाथ पर 50 से अधिक घाव के निशान थे। इनमें से कुछ निशान ताजा थे। दीपा ने बताया ये काम उसने किया है। ये काम कोई बड़ा नहीं है, दुनिया भर में लाखों लोग ऐसा करते हैं। दीपा की बातों और उसके हाव भाव से उसकी हालत अच्छी नहीं लग रही थी। पुलिस को यह भी पता चला कि दीपा को डिप्रेशन की बीमारी है, जिसका इलाज भी चला था। पुलिस ने उससे पूछना शुरू किया कि उसने हाथ कैसे और किस चीज से काटे। इस पर दीपा ने पुलिस को माचिस की डिब्बी में रखा ब्लेड दिखाया।
इसके बाद पुलिस को दीपा पर ही अपने भाई और मां को गोली मारने का शक गहराया। सारे सबूत दीपा की तरफ इशारा कर रहे थे। घटना के महज 4 घंटे के अंदर ही शाम के 7 बजे पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए दीपा को हत्या का आरोपी माना और उसे अपनी हिरासत में ले लिया। पुलिस ने दीपा को मानसिक रूप से बीमार मानकर बहुत ही संवेदनशीलता के साथ पूछताछ शुरू की। मानसिक रोग के डॉक्टर और काउंसलर से भी मदद ली गई। शाम करीब 8 बजे दीपा के पिता आर डी वाजपेयी जब दिल्ली से लखनऊ पहुंचे तो दीपा उनसे लिपटकर रोने लगी। पिता के लिए ये बेहद मुश्किल समय था। वो पत्नी और बेटे के कत्ल के आरोप में अपनी ही बेटी को देखकर कुछ भी समझ पाने की हालत में नहीं थे। दीपा के लिए उन्होंने कितने सपने संजोए थे। वो उसे शूटिंग की दुनिया में नाम कमाते देखना चाहते थे। शूटिंग की शौकीन दीपा पदक जीतने की जगह अपने ही लोगों को निशाना बना देगी, किसी ने नहीं सोचा था। दीपा बहुत ही काबिल निशानेबाज थी। घर परिवार ही नहीं, शूटिंग रेंज में उसे ट्रेनिंग देने वालों को भी यकीन था कि वो निशानेबाजी में बड़ा नाम कमाएगी। निशानेबाजी महंगा खेल है जिसमें घर परिवार का सहयोग ही नहीं, आर्थिक रूप से सक्षम होना भी जरूरी होता है। दीपा के मामले में ये अच्छी बात थी कि उसके पिता रेलवे के बड़े अधिकारी थे। बेटी को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ले जाने के लिए वो हर तरह की सुविधा जुटाने में सक्षम थे। आर डी वाजपेयी का लखनऊ से दिल्ली ट्रांसफर हो गया था। वो जल्दी ही बेटी और परिवार को लेकर दिल्ली जाने वाले थे, जहां दीपा को शूटिंग की अच्छी ट्रेनिंग की सुविधा मिल जाती। लखनऊ में बेटी की अच्छी ट्रेनिंग हो सके, इसके लिए आर डी वाजपेयी ने विवेकानंद मार्ग स्थित अपनी कोठी के पीछे 10 मीटर एयर पिस्टल की शूटिंग रेंज बनवा दी थी। दीपा केवल शूटिंग में ही अव्वल नहीं थी, उसे पेंटिंग, डांस और म्यूजिक का भी शौक था। 7वीं कक्षा में पढ़ने के दौरान उसने पेंटिंग में बुक मार्क बनाने की राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में पुरस्कार हासिल किया था। दीपा ने कुछ दिन शूटिंग की ट्रेनिंग दिल्ली के करना सिंह शूटिंग रेंज में भी की थी। वो अपनी मां मालिनी के साथ ही कार से दिल्ली आती जाती थी। कभी कभी उसके पिता उसे छोड़ने आते थे। दीपा ने 10 साल की उम्र से शूटिंग करना शुरू किया था। 2 से 3 माह में ही वो राज्य स्तर की निशानेबाज बन गई थी। इसके बाद उसने महाराष्ट्र और कोलकाता में भी राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया था। कई पदक जीते थे। दीपा शूटिंग में पश्चिम बंगाल की तरफ से खेलती थी। वो आसनसोल राइफल क्लब की मेंबर भी थी। बंगाल की राज्य निशानेबाजी प्रतियोगिता में उसने कई पुरस्कार जीते थे। दीपा पॉइंट 22 बोर की 25 मीटर स्पर्धा, 10 मीटर और 25 मीटर एयर राइफल में भी हिस्सा लेती थी। पॉइंट 22 बोर की 25 मीटर स्पर्धा में जब दीपा ने राज्य स्तर पर चैंपियनशिप जीती और जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप में पदक जीता तो उसे अपना हथियार खरीदने का लाइसेंस मिल गया था। तभी उसके पिता ने उसके लिए पिस्टल खरीदा था। दीपा को अंग्रेजी उपन्यास पढ़ने का भी शौक था। कई बार वो खुद में गुमसुम सी दिखती थी। इसी बीच कोविड-19 का संकट पूरे विश्व में छा गया। लॉकडाउन हो जाने पर स्कूल कॉलेज बंद हो गए। दीपा भी अकेली पड़ गई थी। वैसे भी दीपा दोस्त कम बनाती थी। वो अपने आप में ही मस्त रहती थी। जैसे जैसे लॉकडाउन खुल रहा था, घर में इस बात की खुशी थी कि जल्दी सभी दिल्ली चले जाएंगे। घर में दिल्ली शिफ्ट होने की तैयारियां चल रही थी, पर समय का चक्र किसी दूसरी दिशा में ही घूम रहा था, जिसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। समय का तूफान अपनी गति से चल रहा था। घर में सभी लोग अपने अपने सामान की पैकिंग करने लगे थे। दीपा ने भी अपने दोस्तों से अपने सामान की पैकिंग में मदद करने के लिए कहा था। 29 अगस्त 2020 शनिवार को दीपा के पिता आर डी वाजपेयी का जन्मदिन था। रात को ही परिवार ने फोन से बात करके उन्हें बधाई दी थी। पत्नी मालिनी और दोनों बच्चों ने भी जन्मदिन की बधाई दी। आपस में तय हुआ कि आर डी वाजपेयी शाम को दिल्ली में अपने जन्मदिन का केक काटेंगे और लखनऊ से घर परिवार के लोग हैप्पी बर्थडे का गीत गाएंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बर्थडे पार्टी का पूरा थीम तैयार हो चुका था। 29 अगस्त की सुबह 9 बजे मालिनी ने अपनी बेटी दीपा और बेटे सर्वदत्त के साथ नाश्ता किया। इसके बाद दीपा अपने कमरे में चली गई। मालिनी और सर्वदत्त भी एक कमरे में ही बिस्तर पर सो गए। उस दिन शाम को बर्थडे पार्टी मनानी थी, लेकिन पार्टी मनाने की जगह दोनों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे जा रहे थे। हत्या का आरोप बेटी पर ही लगा। कोठी नंबर 9 में खुशियों की जगह मातम पसर गया। आर डी वाजपेयी के लिए यह मुश्किल हो गया कि वो पत्नी और बेटे को न्याय दिलाने के लिए प्रयास करे या बेटी को बचाने के लिए। आर डी वाजपेयी व्यवहार कुशल और खुशदिल अफसरों में माने जाते हैं। वो उत्तर मध्य रेलवे जोन में सीपीआरओ के पद पर भी रह चुके हैं। वाजपेयी 1998 बैच के IRTS अफसर है। आगरा, मालदा, आसनसोल जगह पर उन्होंने उच्च पदों पर काम किया था। वो उत्तर रेलवे लखनऊ में सीनियर DCM भी रहे। लखनऊ में ट्रेनिंग सेंटर के बाद वो रेलवे बोर्ड दिल्ली में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पर काम कर रहे थे। उनकी लोकप्रियता पूरे विभाग में थी। आर डी वाजपेयी ने अपनी छवि के अनुकूल नाजुक हालत में भी बेहद समझदारी भरा फैसला लेते हुए
बेटी का साथ देना स्वीकार किया। बेटी को दोष देने की जगह वो उसके डिप्रेशन को ही गुनहगार मान रहे थे। 30 अगस्त को जब पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने मालिनी और बेटे सर्वदत्त का शव अंतिम क्रिया के लिए उन्हें सौंपा तो कलेजे पर पत्थर रखकर उन्होंने उनका दाह संस्कार किया। इसके बाद भी वो बेटी को हत्यारा मानने को तैयार नहीं थे। लखनऊ पुलिस में आर.डी. वाजपेयी ने अपनी पत्नी और बेटे की हत्या के लिए अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। उधर पुलिस ने दीपा को हत्या का आरोपी मानकर उसे इलाज के लिए लखनऊ मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। पुलिस का दावा है कि दीपा मानसिक रूप से बीमार थी। उसका पहले इलाज भी चला था। लॉकडाउन के समय उसने भूत प्रेतों और अंधविश्वास के उपन्यास पढ़े, जिससे उसके मन में भूत की कहानियों ने घर बना लिया था। उसे लगता था कि उसके सपनों में भूत आता है, वो जैसा कहता है वो वैसा ही करती थी। दीपा को लगता था कि रेसू नाम का भूत उसके सपने में आकर उसे गाइड करता है। अपनी माँ और भाई की हत्या के बाद भी दीपा कह रही थी कि रेसू कम एंड गाइड मी। रेसू तो नहीं आया, पर दीपा अपना सुनहरा भविष्य और अपने माँ भाई को हमेशा के लिए खो बैठी है। इस घटना से पता चलता है कि भूत प्रेत की बात करना और उनकी उपस्थिति को मानना एक तरह से मानसिक बीमारी है। अगर दीपा की मानसिक बीमारी का उचित इलाज कराया गया होता तो अंत कभी भी इतना खतरनाक नहीं होता। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।